तो यार जैसे कि मैंने आपको समझाया था, सारी जो चीज़ें हम लोग जो है थोड़ा-थोड़ा करके जो है समझ रहे थे, ठीक है? इस चैप्टर का ये सेकंड वाला वीडियो है, तो इस वाले में हम लोग देखेंगे लैंड यूटिलाइज़ेशन एंड वी विल सी लैंड रिसोर्सेज। समझेंगे चीज़ों को, बने रहो आखिर तक, ठीक है? अभी देखो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला देखो मतलब ये लैंड सॉरी लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर हम लैंड रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, है ना? मैंने आपको क्या कहा था कि चैप्टर्स के जो थोड़े-थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। सारा हम चैप्टर नहीं है यार, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट को एक ओवरव्यू करेंगे, ठीक है? सब कुछ जो है, जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ एग्जाम में आने वाला है, वही हम लोग स्टडी करेंगे। तो बने रहो यार। देखो फॉरेस्ट, ठीक है? लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। देखो लैंड जो रिसोर्स है, लैंड हमारा क्या है? लैंड एक रिसोर्स है। पहले ये वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? We live on land, we perform our economic activities on the land, and we use it in different ways. Thus, the land is a natural resource of utmost importance. Okay, it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication systems. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the land टू मतलब कुछ मतलब टू इट्स मैक्सिमम, ठीक है? समझते इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या आता है। देखो ये जो मतलब बेसिकली निकल के आता है वो है हमारे पास जो लैंड है। आप एक चीज जो कॉमन चीज समझने की कोशिश करो, जो पूरी जो दुनिया में जितना भी लैंड है, क्या ये अनलिमिटेड है? क्या अर्थ का साइज अनलिमिटेड है? नहीं ना, कुछ लिमिटेड साइज है ना। हमारे पास तो लिमिटेड लैंड है भैया, हमारे पास तो एक लिमिटेड लैंड है। अगर सपोज कर लो कि इतना सारा लैंड है, पर हमारा पॉपुलेशन तो दिन का दिन बढ़ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास एक लिमिटेड लैंड है, हमारा अर्थ का साइज तो नहीं बढ़ रहा, हमारा पॉपुलेशन का साइज साइज बढ़ रहा है। इसीलिए पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, पॉपुलेशन को जॉब देने के लिए, पॉपुलेशन में डेवलपमेंट लाने के लिए लैंड रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों यार? सपोज कर लो कि ये इतना सा लैंड हमारे अर्थ में है प्रेजेंट, तो इतने सा लैंड का हमें मैक्सिमम बढ़िया यूटिलाइजेशन करना है। क्यों? क्योंकि लैंड भैया नहीं इंक्रीज कर रहा, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए जितना भी लैंड है हमारा, सपोज कि यार ये समझ लो कि यार ये पूरे अर्थ का जो है लैंड है ना, तो इस पूरे अर्थ के लैंड का हमें जो है बेस्ट बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक फिक्स्ड क्वांटिटी का लैंड है। समझ में आया? अभी देखो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अभी कौन से वो पर्पस है जिसके लिए हम जो है लैंड रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं? जैसे कि एक हो गया फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक इंडस्ट्री में, एक फॉरेस्ट्री मतलब एक फॉरेस्ट्री जो एक इंडस्ट्री में भी आता है ना। एक हमारे इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव के व्यू से देखे, ठीक है? एक जो है इकोलॉजी के मतलब पर्सपेक्टिव से देखे, तो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जो कुछ जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड कौन सा हो गया दोस्तों? बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन, जहाँ पे कोई लोग या फिर कुछ भी नहीं रहते, एकदम बंजर, एकदम सूखा पड़ा है लैंड, ये हो गया आपका बैरन लैंड। एंड वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड मतलब जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर पॉसिबल ना हो, है ना? ये सपोज यहाँ पे यार कोई भी एग्रीकल्चर पॉसिबल ना हो, तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे हम बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, रोड्स का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। क्यों? अगेन क्योंकि हमारे पास जो है लैंड जो है ये लिमिटेड है। कितना लैंड हमारे पास क्या है? लैंड हमारे पास जो है लिमिटेड है ना। तो इसी लिमिटेड लैंड के अंदर हमें जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या, हमारे पास लैंड कितना है? हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड लैंड है। तो वहाँ पे जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ पे हम लोग जो है रोड्स बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं। सपोज कि यार इतना सा लैंड है हमारे पास, ये पूरा का पूरा बैरन लैंड है, पर यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, या फिर यहाँ पे विंड हवा बहुत अच्छा चलता है, तो हम यहाँ के कैसे इस लैंड को यूज कर सकते हैं? सोलर पैनल लगा दिया। यहाँ पे पूरे लैंड पे मैंने क्या किया? सोलर पैनल लगा दिया। इस सोलर पैनल लगाने से क्या हुआ? इस लैंड का हमने यूटिलाइजेशन बेहतरीन तरीके से किया, टेक्नोलॉजी हमने अप्लाई किया, और हमने रिसोर्स को हार्नेस किया। कौन से रिसोर्स को? रिन्यूएबल रिसोर्स को। कौन से रिसोर्स को हमने हार्नेस किया? रिन्यूएबल रिसोर्स को, है ना? लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट कर लो। कौन से रिसोर्स को हमने हार्नेस किया? रिन्यूएबल रिसोर्स को, है ना? कौन से रिसोर्स को हार्नेस कर लिया? रिन्यूएबल रिसोर्स को, सनलाइट को। यहाँ पे सपोज कर लो कि यार यहाँ पे जो है एक लैंड है, बैरन है, कुछ नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ नहीं है, वहाँ पे हमने जो है जाके एक बढ़िया सा आपका विंड मिल लगा दिया, है ना? एक बढ़िया सा विंड मिल लगा दिया। यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी आएगा, है ना? उस इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है बेच के क्या कमा सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैरन लैंड को यूज कर सकते हैं। अभी चलो यहाँ पे आ जाते हैं, बैरन लैंड का यूटिलाइजेशन हो गया। अभी अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग द फलो लैंड। देखो परमानेंट पेस्चर्स एंड द ग्रेजिंग लैंड। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लैंड्स है, ठीक है,
सपोज कर लो कि यार बहुत सारे ऐसा लैंड है जहाँ पे यार बैरन नहीं है लैंड, पर फिर भी यार बहुत सारे घास है, बहुत खुली मैदान है, ठीक है, जो मीडोज जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो गाय है, बकरियां है, भैंस है, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे गाय को चरने ले आते हैं, बकरियों को चरने ले आते हैं ना, अपना जो कैटल है उनको चलने ले आते हैं। अभी आप बोलोगे इन कैटल से यार हमें क्या लेना देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ से जो इन कैटल्स का जो दूध होता है इन लोकल लोगों के लिए, ये चाय की दुकान पे या फिर कहाँ पे भी बेच के जो है अपना लिविंग निकालते हैं ना। अभी देखो ये लोग, इनके पास पैसा है तभी ये लोग कुछ खरीदते हैं, इनडायरेक्टली टैक्स पे करते, तो इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट थोड़ा सा हो भी, तो भी ये इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो ये लोग अपने कैटल लेके आते हैं यहाँ पे परमानेंट मीडोज में, ठीक है। तो ये हो गया यार पैस्चर या ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे क्या कैटल ईयरिंग ये सब चलता है ना। अभी देखो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स है भैया उनके अंडर भी लैंड आता है। जैसे कि ट्री क्रॉप्स का मतलब समझ लो कि यार एक बहुत बड़ा बागान है जहाँ पे यार आम का बाग या फिर कुछ भी जो नेचुरल है ना। कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान से मन लगा के है ना समझना। कैसे, देखो ये आपका एक सपोज कर लो कि लैंड हो गया, आपने इस लैंड पे कितना यार 5 साल, सपोज कर लो कि आपने इस लैंड पे 5 इयर्स कोई एग्रीकल्चर ही नहीं किया, है ना। 5 साल कुछ नहीं किया आपने इस लैंड पे, 5 साल कुछ नहीं किया, तो क्या होगा, इस लैंड का जो है फर्टिलिटी, इस लैंड का फर्टिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इस लैंड का जो है पूरा फर्टिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लैंड सूख जाएगा, इसका जो सारा फर्टिलिटी है चला जाएगा, इसमें पानी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक बैरन लैंड की तरह हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, एक बैरन लैंड की तरह हो जाएगा, जहाँ पे आपने 5 साल एग्रीकल्चर नहीं किया। अभी इस लैंड पे अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो यहाँ का जो है आपको लैंड को फिर से बहुत सारा जो है फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगा, है ना। एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा, आपको उस लैंड को फिर से जो है रेडी करना होगा, है ना। अभी देखो फैलो लैंड्स, करेंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। अभी देखो 5 साल आपने उसको एग्रीकल्चरल ईयर मतलब 5 साल एग्रीकल्चर नहीं किया तो वो लैंड पूरा मतलब नष्ट हो गया। अभी देखो एक आध साल अगर नहीं करोगे तो फिर भी वो रिकवरेबल लैंड है ना। अदर देन द करेंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 years। तो इन सारे लैंड्स को हम अगर ठीक ठाक जो है प्लानिंग करें, ठीक ठाक क्या करना है हमें, ठीक ठाक अगर हम रिसोर्स को प्लान करें, ठीक ठाक अगर हम रिसोर्स को जो है प्लान करें, है ना, ठीक ठाक अगर हम रिसोर्स को प्लान करें तो इन सारे लैंड्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सारे लैंड्स को हम बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो यार हम लोग जिस बारे में बात कर रहे थे वो था क्या, लैंड का जो कैसे हम जो है लैंड का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमने इस बारे में बहुत सारा बात किया, बहुत सारी आलोचनाएं मतलब डिस्कशंस किए, है ना। तो ये देखो ये है हमारे इंडिया का लैंड का, कितना लैंड किस परसेंटेज में यूज़ हुआ है। देखो प्लेन्स में है 43% लैंड, माउंटेन्स में है 30% लैंड, प्लेट्यूज में है 23% लैंड। अभी देखो मैंने जो पहले ही कहा था कि जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम इस चैप्टर में वही जो है कंसिडर करेंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जो 27% लैंड है ये प्लेट्यूज में है, और प्लेट्यूज में क्या होता है, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, है ना। प्लेट्यूज में क्या है, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स। तो सिंस द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, तो इसी के कारण या फिर इसी रीजन के कारण प्लेटू बहुत एक रिसोर्सफुल जगह है ना। प्लेटू एक बहुत रिसोर्सफुल जगह है। ये एक फिफ्थ पॉइंट है लैंड यूटिलाइजेशन का, ये हम समझ लेते देखो, ठीक है। और फिर चलेंगे लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया पे, ठीक है। ओके लेट्स गो। Okay, the net shown area, the physical extent of the land on which the crops are shown harvested is known as the net shown area। मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो कि यार आपके पास इतना सा जगह है, अभी यहाँ पे आपने इस पूरे जगह पे क्रॉप्स लगा दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरे जगह पे क्रॉप्स लगा दिए, अब क्रॉप्स लगाने के बाद क्रॉप्स आप हार्वेस्ट करोगे, है ना। क्रॉप्स आप हार्वेस्ट करोगे तो ये पूरा जगह आपका बन गया नेट शोन एरिया, मतलब टोटल शोन एरिया, मतलब कि टोटल शोन आपका एरिया, जितना भी टोटल जगह पे आपने क्रॉप्स लगाया है ना, तो टोटल शोन जो एरिया है आपका वही बन जाता है आपका नेट शोन एरिया। ओके ओके डन। अभी देखो एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस द नेट शोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या है, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। सो सपोज कर लो कि ये नेट शोन एरिया है और ये एक और एरिया है, ठीक है।
जहाँ पे 2-3 बार आप एग्रीकल्चर करते हो ईयर में। तो इन दोनों टोटल एरिया को मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस का मतलब है कलेक्शन, ठीक है? सो कलेक्टिवली क्रॉप्ड एरिया मतलब एज़ अ होल, एज़ अ कलेक्शन हम कितना क्रॉप्स जो है कितने जगह पे लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज़ आपका क्रॉस क्रॉप एरिया। अभी देखो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है? ये वाला इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। ओके, लेट अस डू इट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड यूज पैटर्न। द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, देखो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है, एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखो लैंड का जो यूज है इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर्स। टोपोग्राफी में डिपेंड है, हाँ। और भी किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, कल्चर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि यार अगर आपके पास सपोज ये इतना लैंड है, यहाँ पे अगर आपका हाई टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है कि आप बेस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड कर सके, आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सके, है ना? आप जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है आप कर सके। अगर आपके पास रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सपोज कर लो कि यहाँ पे ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ना, बहुत ज़्यादा जो है यार ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सपोज कर लो कि यार यहाँ पे ये एक घर हो गया, ये एक घर हो गया, ये एक घर हो गया, बहुत 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 ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उस जगह का सैनिटेशन मेंटेन करना, उस जगह को एडमिनिस्टर करना, सब कुछ ही बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट बन जाता है ना? तो ये लैंड यूजेज मतलब ये लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। मैंने जो है आपको सारी जो है चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझा दी है ना? सारे जो चीज़ें हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो आप बेसिकली इसको एक बार से ज़रूर देख लेना, ठीक है? ये मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझाने वाला हूँ, ये बिल्कुल एक चार्ट है, थोड़ा देख लेना। आपको जो है मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया था, है ना? अभी देखो जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड एरिया है इंडिया का वो 93% है। अभी आप बोलोगे यार 93% मतलब नहीं है यार, 93% सर्वेड है, क्योंकि कुछ एरियाज़ जो है वो पीओके के अंडर है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर है, और कुछ जो एरियाज़ है वो चाइना ने सियाचिन में ऑक्यूपाई कर रखे हैं, है ना? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा आपका परमानेंट जो है, ये आप घर में स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे जो आएगा आपका डिक्रीजिंग परमानेंट पैस्चर लैंड। अभी परमानेंट पैस्चर लैंड क्या है? आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत इंडिया में विलेज पॉपुलेशन है जो कि अपने आपके गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, सब कुछ जो है एक जगह पे चराने ले जाते हैं ना, उनको चराने ले जाते हैं। और ये आप मतलब गाँव के साइड पे देखोगे तो बहुत खुले ऐसे मैदान है, तो ये हो गया आपका परमानेंट पैस्चर लैंड। अभी देखो यहाँ पे जो इंडिया का जो है जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है ना? लास्ट 10 सालों में इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, लोगों का इनकम इंक्रीज़ हुआ है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लैंड को जो है बेचकर शहर की तरफ आ रहे हैं। अर्बनाइज़ेशन जो है इंडिया में भी शुरू हो चुका है, इसीलिए जो है पैस्चर लैंड भी इंडिया में डिक्रीज़ हो रहा है, यहीं पे वो बात बोला गया है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे हम लोग जो समझते हैं, यहाँ पे ओवर 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन पंजाब एंड मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है यार, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं यार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये है नेट शोन एरिया में, ठीक है? अभी देखो इंडिया का टोटल जितना भी नेट शोन एरिया है, अगर हम इन बैरन लैंड्स को पकड़े, यहाँ पे जो सारा जो पुअर क्वालिटी लैंड है उन सबको पकड़े तो 54% आता है, ठीक है? ये सपोज कर लो कि लैंड एरिया है टोटल इंडिया का, तो अगर सब कुछ को पकड़ ले बैरन लैंड वैरन लैंड, तो 54% एरिया जो है नेट शोन एरिया में आता है ना? अभी एक चीज़ जो है बहुत यहाँ पे समझना एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे देखो मतलब जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच अ लैंड इज़ वेरी हाई। अब अभी आप बोलो क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ अ पुअर लैंड इज़ वेरी हाई? बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें इस चीज़ को, बहुत आसान है समझना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है यार, आसान है समझना। कैसे? थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे हम और आप दोनों मिलके समझ लेंगे चीज़ को। देखो, अगर आपने सपोज़ कि यार 5 साल कोई भी लैंड में कोई खेती-बाड़ी नहीं की, तो उस लैंड का जो है क्या डिक्रीज़ हो जाता है? लैंड का जो है फर्टिलिटी, ओके? लैंड का फर्टिलिटी फॉल करता है। लैंड का क्या फॉल करता है? फर्टिलिटी फॉल करता है। तो अगर फर्टिलिटी फॉल करेगा, तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है दैट इंक्रीज़ व्हाई? क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा जो है मैन्योर, बहुत सारा जो है फर्टिलाइज़र, बहुत जो है यार आपको पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस लैंड को फिर से लाने के लिए, है ना? अभी देखो इंडिया में जो फॉरेस्ट बैलेंस है वो भी डिक्रीज़ हो चुका है। जो मिनिमम बैलेंस है वो 39% का, 33% का होना चाहिए, और इंडिया में हमारा 20.98% का जो है फॉरेस्ट बैलेंस है। अभी फॉरेस्ट बैलेंस डिक्रीज़ होने के कारण बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक कि यार इकोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, बारिश में रेनफॉल में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रेनफॉल में, या रेनफॉल पैटर्न डिक्रीज़ होने के कारण ये सब कुछ जो है हो सकता है, ठीक है? ओके, वेरी, वेरी गुड। चलो यार, नेक्स्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं।
जो है अभी कभी कुछ मेजर्स के बारे में मतलब जो है डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा मेजर्स है यार ये सॉइल को जो है कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स है ना। तो देखो बेसिकली क्या होता है, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड लीविंग देम डीप स्कार्स एंड द ट्रेसेस ओवर द ओवरबर्डनिंग। ठीक है, अभी क्या होता है, जो जहाँ पे जो माइनिंग होता है, अभी एक्सेस माइनिंग के बाद जो है सारे माइनिंग साइट्स है, माइनिंग साइट्स पे जो है वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते, ठीक तरीके से चीज़ों को साफ नहीं करते। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है इकोलॉजिकल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, वी विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्थ में जो है लैंड इंक्रीज हो रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, अर्थ में जितना लैंड आज से 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले था, आज भी उतना ही है। अभी आप बोलोगे यार कुछ तो लैंड यार, यार ये हो गया वो हो गया, हाँ ठीक है, पर मोस्टली यार 99.99% तो मतलब परसेंटेज कुछ तो यार लैंड तो वैसा ही है ना। तो बेसिकली देखो, वो जो लैंड हमने पास्ट जनरेशन के लिए, जो पास्ट जनरेशन से लेके फ्यूचर जनरेशन तक, वो लैंड जो हमें बचाए हुए रखना है, लैंड को हमें कंजर्व करना है, क्योंकि ये लैंड ही है, ये सॉइल ही है जहाँ पे जो है वेजिटेबल्स, क्रॉप, सब कुछ जो है हम लोग उगाते हैं ना। कोई भी यार खेती बाड़ी का काम हो गया, हम लोग कहाँ करेंगे? यहाँ पे करेंगे यार, है ना? कहाँ पे करेंगे यार, कहाँ पे करेंगे? कोई भी खेती बाड़ी का काम हो गया, कुछ भी हो गया, कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली लैंड पे करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे ही करेंगे। देखो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। ठीक है, जो 95% हमारा जो बेसिक नीड्स है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, कहाँ से आता है? सो दिस कम्स फ्रॉम लैंड। ओके, अभी देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, बट हैव ऑल्सो aggravated the pace of the natural forces to cause damage to the land। अभी देखो, ह्यूमन जो एक्टिविटीज है, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि लैंड को सिर्फ खराब कर दिया, इन्होंने लैंड को बहुत ज्यादा जल्दी ही खराब करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरी टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू सिग्निफिकेंट लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? ग्रेड अप। ग्रेड अप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ग्रेड अप का मतलब है आपका जो, सपोज ग्रेड आप फिफ्थ में पढ़ते हो तो ग्रेड सिक्स, है ना, आपने ग्रेड अप किया। डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब बैक ग्रेडेड, है ना। आपने अपने ग्रेड को, अपने ग्रेड जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, आपने अपने ग्रेड को जो है लोअर बना दिया। ये कैसे हुआ? देखो, वो डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन से क्या हुआ, आपने बहुत एक लार्ज एरिया का सारा जो है ट्रीज आपने ऐसा 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 काट दिया। इससे क्या होगा, वहां का जो सॉयल है वो कोअर्स हो जाएगा, है ना, जो सॉयल है वो कोअर्स हो जाएगा। ओके, जो सॉयल है वो कोअर्स हो जाएगा। यार ठीक से लिखता हूँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से एक और बार लिखने की करेंगे हम कोशिश। कोर्स को हो जा यार। ओके, COAR, ओके, ठीक है, हो गया यार। सो चलो, वहां पे जो है क्या होता है, लैंड जो है बहुत ज्यादा कोर्स बन जाता है। अभी देखो, क्यों जो बहुत ज्यादा जो है लैंड कोर्स बन जाता है, एक ही रीजन है इसका, क्यों? क्योंकि वहां पे सारे पेड़ आपने काट दिए, है ना। जो लैंड है वो बहुत ज्यादा एरिड, ARID, ओके, एरिड, ये टर्म आपको याद रखना है। लैंड जो है बहुत ज्यादा एरिड बन जाता है। एरिड क्यों बन जाता है? क्योंकि यार वहां पे जो ट्रीज नहीं है ना होल्ड करने के लिए सॉइल को, सॉइल बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। इसी के कारण क्या है, वहां पे जो है विंड इरोशन, है ना, जब हवा ऐसे 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 बहती है तो बहुत ज्यादा वहां पे विंड का इरोशन हो जाता है। विंड का क्या होता है? विंड का बहुत ज्यादा इरोशन, है ना। विंड का जो है बहुत 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 ज्यादा वहां पे भारी मात्रा में हमें विंड इरोशन देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है? हमें भारी मात्रा में वहां पे विंड इरोशन देखने को मिलता है। और इसी के कारण जो है सारा जो लैंड है यहाँ का, वहाँ का जो है डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। अभी देखो, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट, यहाँ पे जो है माइनिंग साइट्स अबंडेंट है। यहाँ पे जो है कुछ ज्ञान दिया हुआ है, मैं इतनी डीप यहाँ पे नहीं जा रहा। ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, सेम एज डिफोरेस्टेशन। अगर देखो, कोई पेस्टल लैंड है, वहां पे अगर ओवर ग्रेजिंग आप कराओगे तो सारा जो है ग्रास जो है चला जाएगा। ग्रास का चला जाएगा तो क्या होगा, सॉइल जो है लूज हो जाएगा, है ना। सॉइल को क्या होता है, सॉइल जो है बहुत ज्यादा मेरे भाई, सॉइल है बहुत ज्यादा लूज बन जाता है। लूज का मतलब क्या? सॉइल जो है बहुत ज्यादा एरिड बन जाता है, और इसी के कारण विंड इरोशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बस चलिए यहाँ पे आ जाइए। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, है ना, ये बिल्कुल है, रिन्यूएबल है सॉइल, क्योंकि सॉइल क्या कैसे फॉर्म होता है? बाय सॉइल साइकिल। ओके, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय सॉइल साइकिल। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ बिल्कुल, सो इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, हाँ बिल्कुल, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं सॉइल पे। ऑन द अर्थ द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फ्रॉम सॉइल अप टू फ्यू डीप सेंटीमीटर्स। हाँ बिल्कुल यार, जो रॉक साइकिल आपने क्लास 9th में, शायद मुझे पता नहीं पड़ा होगा कि नहीं, ICSE में है वो, है ना। ये कैसे यार सॉइल से जो है डेन्यूडेशन होता है, फिर इरोशन होता है, फिर वो सॉइल यार मतलब जमता है लेयर्स में, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो वहां से इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक,
है ना? ये सब बनता है, तो वैसे ही सॉइल साइकिल से सॉइल बनता है। अभी देखो रिलीफ पेरेंट रॉक और द बेडरॉक क्लाइमेट वेजिटेशन फैक्टर्स, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज़ चेंज इन द टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ द रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स all contribute to the formation of the soil. Chemical and the organic changes which takes place in the nature, these also contribute to the formation of the soil. तो अभी यार आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है? जो है सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हमने इस चैप्टर से जो है अभी तक के लिए तो यार डिस्कस कर लिए। ये एक ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बचा है इरोशन का और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है? अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पहला आ जाता है हम एलुवियल सॉइल। अभी देखो एलुवियल सॉइल एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल किस्म का सॉइल होता है। कैसा सॉइल होता है मेरे भाई? फर्टाइल किस्म का। क्यों इतना जो है ये सॉइल इतना जो है फर्टाइल, अरे यार FERTIL, ये याद रखना। क्यों यार इतना जो है सॉइल इतना फर्टाइल है? क्योंकि अगर आप देखो एलुवियल सॉइल मोस्टली रिवर प्लेन्स पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मोस्टली जो है एलुवियल सॉइल रिवर प्लेन्स पे मिलता है। अभी आप बोलोगे यार ऐसा क्यों है यार, मोस्टली जो है रिवर प्लेन्स पे मिलता है? ऐसा यूं है क्योंकि जो जब एक रिवर, सपोज कि यार ये ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ से जब रिवर आ रहा है ना, तब अपने साथ वो बहुत ज़्यादा जो है इरोशन करते करते रिवर इरोशन के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स लेके आता है। अभी जब ये फ्लडिंग होता है तो रिवर के यहाँ पे बैंक पे ये पार्टिकल्स का जो है डिपोजिशन हो जाता है। यही जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एंड दे मेक अप द एलुवियल सॉइल, ठीक है? दे मेक अप द एलुवियल सॉइल। तो ये सॉइल बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण ये बहुत ज़्यादा सुइटेबल है फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जैसे कि आपका पल्सेस हो गया, पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, बहुत बेहतरीन ग्रो करता है। अभी देखो यहाँ पे जो है खदार हो गया और भांगर हो गया। आप भांगर को ऐसे मतलब रिमेंबर कर सकते हो कि यार भंगार वाला जो होता है ना, मैं इसको भंगार बोलता हूँ। तो ये बेसिकली ओल्ड एलुवियम जो सॉइल है उसको, एलुवियल जो सॉइल है हम उसको भंगार बोलते हैं, मतलब बंगार, है ना? तो ये क्या है यार, ओल्ड एलुवियम को हम बंगार बोलते हैं। ये एक नेमोनिक्स है, ठीक है? आप याद रख सकते हो बंगार। बंगार का मतलब क्या हो गया यार? ओल्ड एलुवियम सॉइल। अभी ये जो ओल्ड एलुवियम है ये बहुत ज्यादा इनफर्टाइल है, बहुत ज्यादा मोटा किस्म का होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा ये एक मोटा मतलब कि बहुत ज्यादा कोर्स होता है। क्यों? क्योंकि यार ये मतलब ओल्ड टाइप का है और ये इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। खदार सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, न्यू किस्म का एक एलुवियल सॉइल होता है। अभी आ जाओ आप ब्लैक सॉइल पे, ठीक है? देखो ये रिच इन पोटैश भी होता है ये एलुवियल सॉइल। अभी देखो आप आ जाओ ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल को हम कहते हैं रेगुर सॉइल और ये बहुत बेहतरीन है कॉटन ग्रो करने के लिए। ये बेसिकली डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र और कुछ कुछ रीजियंस में, जैसे कि मालवा हो गया, गुजरात का सौराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पे मिलता है, ठीक है? इस सॉइल को, ये सॉइल इतना ज़्यादा है क्योंकि ये बेसल्ट रॉक से बना है। कैसे बेसल्ट रॉक से बना है? कोई भी यार लावा जो एक्सप्लोशन है होता है तभी ये बहुत ज़्यादा जब लावा फैल जाता है तो वो सूख के क्या बन जाता है मेरे भाई? बेसल्ट रॉक बन जाता है ना? तो ये बेसल्ट रॉक से ही जो है ये ब्लैक सॉइल बना है, इसीलिए हम इसे लावा सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और ये बहुत ज़्यादा, ये एक बात याद रखना, ये बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा MOISTUR, ये बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होल्ड कर सकता और ये ब्लैक सॉइल बहुत बेहतरीन होता है ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन हो गया आपका, ठीक है? ये इन सारे क्रॉप्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अभी देखो ये ब्लैक सॉइल जो है एक जो है सेल्फ प्लाविंग कर सकता है। ये जब मतलब समर सीजन होता है तो ये बहुत ज़्यादा, जब रेनी सीजन होता है बहुत ज़्यादा ये मतलब वाटर ले लेता है और जब सूखा का काल होता है तो ये बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज कर देता है। इसीलिए जो क्रैक्स है ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं और ये दिस लीड्स टू द ऑटोमेटिक प्लाविंग, इसे हम कहते हैं सेल्फ प्लाव। तो यार अभी आ जाओ यार डिस्कस करते हैं हम रेड सॉइल एंड येलो सॉइल के बारे में। देखो रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल बेसिकली अगर हम लैटेराइट सॉइल करें तो लैटेराइट सॉइल भी यार थोड़ा सा रेडिश होता है, पर रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल में डिफरेंस होता है, ठीक है? वैसे तो कहने को दोनों ही ब्लैक सॉइल और मतलब कॉटन, मतलब ब्लैक सॉइल क्या है, कॉटन सॉइल या फिर रेगुर सॉइल जो भी कह लो, और एलुवियम सॉइल यार मतलब एलुवियल सॉइल, उतना ज़्यादा ये दोनों ही सॉइल जो है ये उतने ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, है ना? ये फर्टाइल है पर उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। पर देखो यहाँ पे कुछ जो क्रॉप्स है आप जो जैसे कि कैशू हो गया वो सब ग्रो कर सकते हो। अभी देखो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो ये रेड सॉइल जो है इग्नियस रॉक्स पे डेवलप करते हैं। अभी इग्नियस रॉक्स आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना? इग्नियस रॉक्स आर द हार्डेस्ट रॉक। तो इसीलिए इग्नियस रॉक्स का जो कोरोशन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, या फिर इग्नियस रॉक्स के कोरोशन में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो रेड सॉइल है वो बहुत ज़्यादा कोअर्स होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ओके? रेड सॉइल क्या होता है? बहुत ज़्यादा कोअर्स होता है। अभी देखो येलो एंड द रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स एंड द मिडिल पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन अलोंग द
Piedmont zone of the Western Ghats. These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron. ठीक है, यहाँ पे आयरन मिलने के कारण जो है ये सॉइल रेड बन जाता है। जब ये सॉइल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर, मतलब बहुत ज्यादा जो है पानी, सपोज कि यार बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, बहुत ज्यादा पानी इस सॉइल में आ जाता है, तभी जो है इस सॉइल जो येलोइश दिखता है। अभी लैटेराइट सॉइल आ जाओ। लैटेराइट सॉइल जो है ये ग्रीक वर्ड लेटर से आता है जिसका मतलब है ब्रिक। ये सॉइल बेसिकली एकदम उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है ना। इसका जो है पीएच लेवल वो 6 से कम रहता है, मतलब ये सॉइल थोड़ा एल्कलाइन इन नेचर है। मेनली जो सारे सॉइल से वो कुछ कुछ सॉइल जो है थोड़े से एसिडिक होते हैं, कुछ कुछ सॉइल थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। तो ये रिच इन ह्यूमस है बट अंडर पार्ट्स, मतलब ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फर्टाइल सॉइल है नहीं, तो ये कुछ ही क्रॉप जैसे कि कैशू फैशू के लिए जो है ये सुइटेबल है। अभी देखो कॉफ़ी और जो देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में ये मिलता है। कॉफ़ी हो गया, कैशू हो गया, ट्री हो गया, यही सब सॉइल अभी हम ग्रो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखो एरिड सॉइल जो है ये कैसे हो गया। एरिड सॉइल बनता है मेनली या डिफॉरेस्टेशन से। ये बहुत ज़्यादा पार्ट अगर यहाँ पे कोई यार क्या होगा, सपोज कि यार ओवर ग्रेजिंग के कारण या फिर जो है पेड़ काटने के कारण अगर सारा जो है इस एरिया का पेड़ काट दोगे तो सॉइल लूज हो जाता है और विंड जो है ऐसे ऐसे आके सॉइल को ब्लो करके ले जाती है। और इसी से दोस्तों फॉर्म होता है एरिड सॉइल। ठीक है, अभी देखो एरिड सॉइल का जो कलर है वो रेड से लेके ब्राउन तक होता है और टेक्सचर बहुत ज्यादा सैंडी होता है। किस तरीके का टेक्सचर होता है यार, बहुत ज्यादा सैंडी टेक्सचर होता है। अभी देखो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन लगता है और इस सॉइल में बहुत ज़्यादा मतलब ये कंकर मिलता है। ठीक है, और ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्ट इवापोरेट करता है। और यहाँ पे ये जो सॉइल है ये मेनली आपको राजस्थान उस साइड पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे जो है ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ओके चलो। तो मेरे भाई एक आखिर जो टॉपिक बचा है वो है सॉइल इरोशन। अभी देखो मैं आपको बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा सॉइल इरोशन कितने टाइप का होता है यार। सॉइल इरोशन मेनली 3 टाइप का होता है। एक होता है रील इरोशन, एक होता है शीट इरोशन, एक होता है गली इरोशन। आपके बुक में 2 दिया गया है तो हम 2 को लेके डिस्कस करेंगे। सपोज कर लो कि यार ये एक पहाड़ है। ठीक है, कलर को थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज। कौन सा कलर ले आप ही मुझे बताओ, चलो ब्लू ले लेते हैं। तो सपोज कर लो कि ये एक पहाड़ है। अभी देखो पहाड़ पे जो है ओवर ग्रेजिंग हो गया है, फिर सारे ट्रीज जो है आपने कट कर दिए। इससे क्या होगा, जो है पहाड़ में वाटर बहुत तेजी से फ्लो करेगा। अगर आपने देखा होगा कि वाटर जब बहुत जो है तेजी से फ्लो करता है वो इस तरीके का जो है एक इरोशन टाइप का पैटर्न बना देता है। तो पहाड़ में सब ट्रीज कट हो गए या फिर ओवर ग्रेजिंग के कारण जो है सारा जो है घास चला गया। उससे क्या होगा मेरे भाई, जो लैंड जो है बहुत ज्यादा सॉइल लूज बन जाता है। उसी सॉइल को लूज बनने के कारण क्या होगा, वाटर बहुत तेजी से फ्लो करेगा। अभी वाटर बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो गली बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया गली इरोशन। चलो यार समझते हैं शीट इरोशन को। अभी मैं इसके बाद सॉइल कंजर्वेशन प्रिवेंशन भी बताऊंगा। सपोज कि यार ये कोई पहाड़ है और उसके ऊपर एक यार रिवर है या फिर यार प्लेन भी हो गया, उसके ऊपर एक रिवर है। तो जब रिवर फ्लड होता है या फिर कुछ कारण के लिए पूरा जो है शीट, सॉइल का एक शीट समझ लो, एक पूरा लेयर जो इरोड हो जाता है उसे हम कहते हैं शीट इरोशन। अभी आप देखो कि यार बहुत ज्यादा विंड इरोशन में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे विंड इरोशन दिया हुआ है। तो जब डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स है, इस तरीके के सैंड ड्यून्स वो कभी एक जगह परमानेंट नहीं होते। आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो परसों वहाँ। ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे भाई? क्योंकि जो डेजर्ट का जो सॉयल है डिफॉरेस्टेशन के कारण हो गया है, ओवर ग्रेजिंग के कारण हो गया, वो बहुत ज्यादा एरिड हो जाता है। एरिड मतलब वो हवा में बह जाता है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है। ठीक है, इस तरीके का जो है चीज वहाँ पे होने लगता है। और इसी के कारण जो है सॉइल जो है इट बिकम्स टू मच एरिड। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है सॉइल मेरे भाई एरिड बन चुका होता है डिजर्ट का। तो इसी के कारण जो है वहाँ पे ये सब जो है प्रॉब्लम्स तो आती रहती है कि यार विंड इरोशन से सैंड ड्यून्स यहाँ पे चले गए, वहां पे चले गए। अभी इनको हम कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो पहाड़ में इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या, कलर को कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा रेड और फिर आपको समझाता हूँ। देखो पहाड़ को हम इस तरीके से टेरेस में बना सकते हैं। उससे क्या होगा, पानी का जो फ्लो है थोड़ा सा धीमे होगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे। ठीक है, पानी का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा जो है धीमे होगा। तो इससे जो है सॉइल इरोशन प्रिवेंट होगा। एक होता है कॉन्टूर प्लानिंग। ठीक है, सपोज कर लो कि ये एक पहाड़ है, यहाँ पे एक हाइट 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 है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो आईसीएससी के बच्चे उन्हें शायद पता होगा कि देखो ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से हम कॉन्टूर बनाते हैं ना। ये वाला लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा वाला लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथा वाला मैं एक लाइन बना देता हूँ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पांचवा वाला लाइन
इसको जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये बन गए पहाड़, कॉन्टूर पहाड़। अभी देखो ये कॉन्टूर जितना पास पास होगा पहाड़ उतना ज्यादा स्टिफ होगा, कॉन्टूर जितना ये कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर, ये वाला कॉन्टूर और ये वाला कॉन्टूर, ठीक है, ये जितने ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा पहाड़ स्टिफ हो गया, और जितना ज्यादा दूर होगा पहाड़ उतना ज्यादा फैला हुआ होगा। तो इस कॉन्टूर मतलब फार्मिंग के मदद से भी ये हम कर सकते हैं। अभी डेजर्ट में हम कैसे जो है डेजर्ट को बचा सकते हैं, डेजर्ट को बचाने का बहुत इजी एक तरीका है, यहाँ पे भी दिखा लिखा है, जो आप है शेल्टर बेल्ट बनाओ। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है,